चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी साथियों को नमस्कार, विद्यार्थी मित्रों और शिक्षक साथियों को नमस्कार। ये वीडियो आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों और विज्ञान के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज मैं कक्षा 10वीं विज्ञान की बात करें तो अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को मैं आज बताने वाला हूँ। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझाने वाला हूँ। तो साथियों देर ना करें, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। उत्तर जानेंगे। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं। दही में जो मौजूद होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण वश ये खाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए तांबे और पीतल के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। बात करते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण है यहाँ पर 2NaOH प्लस Zn। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो Na2ZnO2 प्लस H2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर जांच कैसे करेंगे ये भी जांच भी बता देता हूँ। जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पाप ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर निकलती है। बात करते हैं, कोई धातु धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। धातु के यौगिक ए की बात करें तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हैं। CaCO3 प्लस 2HCl इज इक्वल CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में H प्लस आयन बनाता है, जिसके कारण यह अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में H प्लस आयन नहीं बनता है, जिसके कारण यह अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। साथियों यहाँ उत्तर है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl से H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H प्लस आयन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं और उसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रति आयतन में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक से अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो उत्तर है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। विलयन ए pH मान 6 है, बी के pH मान 8 है, तो इस विलयन में आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है। पहले की बात करें तो
दोनों को यहाँ दे रखा है ए और बी विलयन, तो ए विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है, तो साथियों सांद्रता इसकी अधिक है तो वो अम्लीय हो जाएगा। अगला है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्ल होता है। क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। हाँ, H प्लस आयन क्षारकीय है, परंतु इसकी सांद्रता आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए क्षारकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। उत्तर है, कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और चाक का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। अगला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। साथियों इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उसका नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहा जाता है, उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी, 2NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, तो ये समीकरण आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो साथियों उसका पीएच मान होगा 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया एक गैस जो चूने की पानी को दूधिया कर देती, इस विलयन का होगा, तो उसका होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, तो उसका 2 गुना लेना पड़ेगा, 8 का 16 हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें कौन सी औषधि का उपयोग होता है, तो वो एंटासिड प्रति अम्ल का उपयोग यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद तुरंत संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये सारे दे रखे चारों आप देख सकते हैं, इनका संतुलित समीकरण यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, इस क्रियाकलाप द्वारा इसको साबित कीजिए। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर पर रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये H प्लस आयन नहीं बनाता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल शुद्ध होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर उसको अम्लीय बना देता है। अम्लीय होने के कारण ये H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन इसमें होता है। अगला प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन अम्ल से अलग होते हैं। अगला 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की हो तो पीएच मान 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं, तो कौन सा विलयन है। अगर 4 की बात करें तो उदासीन, 1 की बात करें प्रबलशाली, 11 की बात करें प्रबल अम्लीय, 7 की बात दुर्बल अम्लीय और 9 की बात करें दुर्बल क्षारीय। ठीक है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको व्यवस्थित भी करना है, तो A यानी कि पीएच दुर्बल अम्लीय है, B प्रबल अम्लीय है, C11 प्रबल क्षारीय है, D 7 उदासीन है और E 9 दुर्बल क्षारीय है। H प्लस आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है
पीएच का मान उसी प्रकार घटता जाता है। अगला है ये प्रश्न, परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी रख लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परख नली बी में एंटीसिटिक अम्ल डालिए। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदार? तो परख नली ए में ज़्यादा बुदबुदार, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल है। ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, पर दही बन जाने पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर दही में पीएच मान 6 से कम होगा। अगला प्रश्न है कि एक ग्वाला